हम शरीफ के हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। मायानगरी मुंबई में ये पूरा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। लाजमी है कि डायलॉग फिल्मी तो होंगे ही। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करते हैं। खबर ये आ रही है कि जो शिंदे गुट है वो इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे का गुट पहुंचा है और ये जो 2 मामले हैं, शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां हैं। डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अर्जी लगाई है और अजय चौधरी को नेता बनाने को भी चुनौती दी गई है। इन दोनों ही मामलों पर और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं मुनीश, अभी तक ये इंतजार था कि अगला कदम क्या होने वाला है, अब ये कदम सीधे से सुप्रीम कोर्ट में ले पहुंचा है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए हम 2 दिनों से लगातार बातचीत कर रहे थे और अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है सोमवार वो दिन हो जिस दिन एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जो उनके साथ में बागी नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज यानी कि रविवार को जो एकनाथ शिंदे के लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अर्जेंट हियरिंग चाहिए। बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस बात को लेकर सुनवाई भी होगी। लेकिन इसमें जो 2 सबसे बड़ी खबरें हैं, 2 अर्जियां जो हैं, उसको लेकर 2 बड़ी खबरें ये हैं कि उद्धव ठाकरे ने उनके पास जो एमएलएज हैं और शिवसेना जो है उसको लेकर उन्होंने जिस शख्स को उन्होंने ग्रुप का लीडर बताया हुआ था, यानी कि पार्टी का नेता बताया हुआ था, विधानमंडल की पार्टी का नेता बताया हुआ था, उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। और उन्होंने अपनी अर्जी में ये कहा हुआ है कि जब 2/3 से ज्यादा जो नेता हैं शिवसेना के एमएलए जो हैं वो अगर मेरे साथ में हैं तो उद्धव ठाकरे किस हैसियत से एक नया ग्रुप का नेता चुनते हैं। और आपको यह भी बता दूं मैं श्वेता कि जब ये पूरा विवाद नहीं हुआ था उसके पहले एकनाथ शिंदे ग्रुप लीडर हुआ करते थे, यानी कि शिवसेना के जो विधायक हैं उनके नेता हुआ करते थे। जब ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद में उनको बदला गया, एक प्रस्ताव लाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और एक नए चेहरे का चयन हुआ था उद्धव ठाकरे की वजह से। तो इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। दूसरी याचिका, एकनाथ शिंदे की ये जो अर्जी है उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल ये सुनवाई होने वाली है। ये तो समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई जो है वो कानून के दरवाजे तक, उसकी चौखट तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन अब आगे क्या, अब कल ये सुनवाई होगी, यानी कि जो 16 एमएलएज को नोटिस जारी किया गया है और दूसरा जो अजय चौधरी को एकनाथ शिंदे की जगह लेजिस्लेटिव लीडर बना दिया गया था महाराष्ट्र में शिवसेना का, तो सीधे तौर पर इन दोनों चीजों को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और कल सुनवाई इस मामले पर होने वाली है। पंकज उपाध्याय मुंबई से और अनुपम मिश्र गुवाहाटी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पहले ये समझाइए कि शिवसेना की तरफ से तमाम ये कानूनी राय मशवरा अलग अलग चीजों को लेकर हो रहा था, लेकिन जो पहला पासा है वो एकनाथ शिंदे ने फेंक दिया है। शिवसेना अपनी रणनीति बुन ही रही है। देखिए, ये बात सच है कि शिवसेना अब मान चुकी है, जान चुकी है कि उसको कई फ्रंट्स पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिवसेना समझ गई है, ना सिर्फ सड़कों पे बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस में भी और कोर्ट में जाके भी अब उसकी आगे की लड़ाई होने वाली है। और यही कारण है कि आज दिन में ही शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है अरविंद सावंत, वो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर्स के साथ आए, मीडिया से वो रूबरू हुए और उन्होंने कहा आज नहीं तो कल ये जो बागी नेता है इनका डिस्क्वालिफिकेशन तो होना तय है। लॉयर साहब ने यह भी बताया कि जो बागी गुट है वो रूल बुक को कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि 2/3 बहुमत है और कहना हमारे पास मेजॉरिटी है, यह गलत है। लॉयर ने मर्जर की बात कही है और कहा है बिना मर्जर के आगे आपकी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। तो आखिर अब इसका फैसला कौन करेगा, कौन सही है कौन गलत है, दोनों गुट रूल बुक की बात कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात तो है, अब फैसला कोर्ट में जाएगा और यहां से एक और लंबी लड़ाई शुरू होने वाली है। सेना अपनी स्ट्रैटेजी तीनों रास्तों के लिए बना रही है, जैसे मैंने कहा, सड़कों पे भी,
कोर्ट में भी और ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस के लिए भी, क्योंकि तमाम नेता, चाहे वो संजय राउत हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं या आदित्य ठाकरे, अब बार बार ये कह रहे हैं कि चलिए फैसला हो जाए, फ्लोर ऑफ द हाउस में पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, किसके पास कितने ज्यादा नंबर्स हैं। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है, डर भी बनाया जा रहा है। साइकोलॉजिकल वॉर इस तरीके से किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अगर आप सच्चे शिव सैनिक होते तो शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को आप छोड़ के नहीं जाते, आपने पीठ में खंजर घोंपा है। दूसरी तरफ डर भी बिठाया जा रहा है और कहा है कि आपको डिस्क्वालीफाई तो होना ही पड़ेगा, आपकी हरकत ऐसी है, आप डिस्क्वालीफाई जरूर होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है आज नहीं तो कल आपको तो मुंबई आना ही पड़ेगा। सब नेतागण जानते हैं, चाहे वो गुवाहाटी में जरूर मौजूद हैं, लेकिन फिक्र अपने परिवार वालों की मुंबई में उनको जरूर है। और जिस तरीके से एग्रेसिव स्टांस संजय राउत ने अपनाया, जिस तरीके की एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज अब आदित्य ठाकरे की भी हो गई है, क्योंकि उन्होंने आज कहा कि मैं तो सड़क पर उतर गया हूं। अब तमाम युवा सेना के जितने लोग हैं उन्हें भी सड़क पर उतरना है और घर में जाकर उनको संदेश देना है। एकनाथ शिंदे पर उन्होंने तंज कसा और कहा 50 सालों तक चीफ मिनिस्टर ने जो पोस्ट नहीं छोड़ी, यानी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात कही, वैसा ल्यूक्रेटिव पोस्ट भी एकनाथ शिंदे को दिया और ये कह दिया कि जब से हम शरीफ हुए हैं पूरी दुनिया मानो यहां पर बदमाश हो गई है। यानी तेवर जो शिवसेना के सालों से जाने जाते थे, अब वो दिन भर क्या क्या चला है, दिन भर क्या क्या हुआ है महाराष्ट्र में, हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उसके बाद हम ये बातचीत, ये विश्लेषण और जो तमाम ब्रेकिंग न्यूज लगातार आ रही है हमारे पास, वो जारी रखेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार बस। अब और किस इशारे की बात कर रहे हैं संजय राउत, क्योंकि आग भड़कने वाली धमकी का असर अब महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शह और मात की जंग के बीच शिव सैनिकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह शिव सैनिक शक्ति दिखा रहे हैं, सड़कों पर उतरकर बागियों के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। मुंबई में सामना दफ्तर के सामने शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, बागियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, समर्थन में उद्धव ठाकरे के जयकारे लगाए। नांदेड़ में तो और भी आक्रोश दिखा, शिव सैनिकों की सारी नाराजगी, सारा गुस्सा बागियों की तस्वीर पर ही फूट गया। कार्यकर्ताओं ने चप्पल जूतों के साथ बागी विधायक की तस्वीर पर हल्ला बोला। वहीं पुणे में भी शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। यहां बागियों के खिलाफ शिवसेना ने जूता मारो आंदोलन चला रखा है। इन तस्वीरों से साफ है कि शिवसेना नेताओं के बयान शिव सैनिकों के तेवर बढ़ा रहे हैं, आर पार की लड़ाई के लिए शिव सैनिकों को उकसा रहे हैं। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुके शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खारगर में पार्टी कार्यालय के बाहर पुतला फूंका। एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के ऑफिस में तोड़फोड़ की। इससे पहले भी शनिवार संजय राउत ने धमकी भरे अंदाज में आग भड़कने वाला बयान दिया था। अगर आप हमारे विधायकों को इस तरह से किडनैप करेंगे, आप उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके लोग वहां सिक्योरिटी में बैठेंगे, आपके पार्टी के मैं देख रहा हूं, मेरे पास फोटो है, यहां से गुवाहाटी तक सब कुछ करेंगे, और आप मेरा गुस्सा, हमारा गुस्सा अगर हम नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा? गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। यह आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है। इस बयान के थोड़ी देर बाद पुणे में इसका असर भी दिखा था। शिव सैनिकों ने बागी विधायक तानाजी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। कई जगहों पर एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिक पोते। एक बार फिर संजय राउत ने बागियों को इशारों में धमकी दी है।
हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या. हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल. महाराष्ट्र में बढ़ते राजनीतिक तनाव को देखते हुए शनिवार को ही शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. एकनाथ शिंदे के साथ ही कई बागी विधायकों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. तोड़फोड़ के बीच केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने इस बहाने इशारों में बीजेपी पर हमला बोला. वास्तविक है कि ऐसे समय में जिन लोगों ने ये पाप किया है उन्हीं का काम है कि सुरक्षा भी देना, और कानून व्यवस्था का जो इशू है वो राज्यों का होता है, हर राज्य के इसमें, तो उसको केंद्रीय दल क्यों भेजा गया है तो उसका रीज़न भी आपको आने वाले समय मिलेगा. जिस तरह से माननीय राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को जो आज सिफारिश की है. उधर गुवाहाटी में जमे बागी विधायक महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के हंगामे और इस तोड़फोड़ पर नजर बनाए हुए हैं और उद्धव ठाकरे से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के कारण उनको जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेना चाहिए. अगर जरूरी हो और राउत साहब पे एक्शन लेना पड़े तो वो भी लेना है, क्योंकि ऐसे भड़काऊ वक्तव्य वो कर रहे हैं. और अपने जो पार्टी वर्कर्स है उनको उन्होंने क्लियर आदेश देना चाहिए कि आप शांत रहिए, महाराष्ट्र शांत रहना चाहिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए. ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान का रंग अब बदलने लगा है. मामला अब धमकी भरे बयानों के बाद हिंसा की ओर बढ़ने लगा है. पारस दामा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो. इस बीच गुवाहाटी में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन लग रहा था जो कि धमकियों का असर क्या हो सकता है, तो उसका विपरीत असर हुआ. अनुपम, एक एडिशन हो गया, यानी कि अब 39 यहाँ पर शिवसेना के विधायक. दूसरा बर्थडे मनाया गया, उसके साथ ही छत्रपति शाहू महाराज को श्रद्धांजलि भी आज दी गई. यानी कि एक पूरी तरह से ये संकेत भी देने का प्रयास कि सब कुछ सामान्य है, हम उत्सव मना रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए. जी श्वेता, देखिए आज जो भीतर जो बागी गुट है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन था. एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में भंडारा के जो विधायक हैं नरेंद्र बोंदेकर, उनका जन्मदिन मनाया गया, सेलिब्रेशन किया गया. लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था एकनाथ शिंदे द्वारा अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा करना. जो विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे ने आज साफ कर दिया जो बागी विधायक है उनके साथ कि 2 मोर्चों पर अब लड़ाई लड़ी जानी है. एक है कानूनी मोर्चा, दूसरा है संवैधानिक मोर्चा. कानूनी मोर्चे के 3 पहलू होंगे. पहला और दूसरा पहलू हम देख रहे हैं जहां पर आज ही उसकी शुरुआत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के साथ, जहां पर जो 16 विधायकों की बर्खास्तगी का नोटिस है उसको चैलेंज किया गया है. साथ ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस बात को भी उजागर किया गया है. दूसरा पहलू जो होने वाला है वो है जो नाम बागी गुट ने ठीक किया है बाला साहब शिवसेना के नाम पर. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बनाई जा रही है जो बागी गुट है उसकी ओर से. दूसरा जो संवैधानिक पहलू है उसमें भी एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि अब मुंबई जाने का वक्त नजदीक आ रहा है और ऐसे में तैयार रहना होगा. इस पर जो एमएलए हैं उन्होंने एक चिंता भी व्यक्त की कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता हो रही है, उनके परिवारों को धमकी दी जा रही है, ऐसे में मुंबई जाना किस तरह से सेफ होगा. तो एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो जो सीआईएसएफ है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में पूरा काम किया जाएगा. और ऐसे में जो बात सामने आ रही है, हो सकता है कि कल गवर्नर के साथ कम्युनिकेशन भी स्थापित करने की कोशिश हो जाए. यानी जो फ्लोर टेस्ट तक का संवैधानिक रास्ता है वो सफर तय करने का वक्त अब आ चुका है. और हम हो सकता है देखें कि कल गवर्नर से संवाद स्थापित हो और वहां पर समय भी मांगा जा सकता है. ऐसे में अब गवर्नर पर निर्भर करेगा कि वो कब समय देते हैं, और अगर वो जल्दी ही समय देते हैं तो यहां से निकलने की तैयारी भी इन बागी विधायकों को करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नंबर्स उनके पास हैं. 39 की संख्या पर ये पहुंच चुके हैं. जो शिवसेना के ही सिर्फ हैं 8 मंत्री हैं इसमें. यानी कि आप समझ सकती हैं कि पूरा का पूरा खेमा अब इनके पास आ चुका है. साथ ही 9 ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं. 48 की संख्या बहुत बड़ी संख्या के साथ अब ये आगे की तैयारी, आगे की रणनीति जो इनको फ्लोर टेस्ट तक पहुंचाएगी उस तक जाने की पूरी योजना खाका बन चुका है. जो मंत्री हैं आदित्य ठाकरे रह गए हैं अब मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ. बाकी सारे जो शिवसेना के मंत्री हैं जो विधानसभा के रास्ते पहुंचे हैं वो सब
कि सब गुवाहाटी में इस समय एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने आज क्या क्या बातें कही हैं, किस तरह की के आक्षेप किए हैं एकनाथ शिंदे गुट पर, देखिए उनसे ये खास बातचीत। आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवसेना मैदान में आ गई है। हाउ इज द मोरल ऑफ द पार्टी? आप देख रहे हो, हम तो मैदान में ही हैं, हम तो यही हैं। जो भाग गए वो शर्मिंदा है। हम क्या करें? पार्टी को रिग्रुप करने की आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मुझे लगता है कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं। शिव सैनिक काफी उग्र हो रहे हैं। रेबेल ग्रुप के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। आदित्य शिव सैनिक काफी उग्र हो रहे हैं सड़कों पर। आप क्या कहेंगे? ये जो सेपरेटिस्ट है हमारे से, उनको डर किसका पता नहीं, शर्मिंदा तो है वो। आदित्य ठाकरे इस वक्त गुस्सा है, दुखी है या बदला लेना चाहते हैं? आदित्य ठाकरे इस वक्त आप गुस्सा है, दुखी है या बदला लेना चाहते हैं? मैं सिर्फ प्यार देख रहा हूँ, लोगों का प्यार देख रहा हूँ। तो ये थे आदित्य ठाकरे। आदित्य उन्होंने बोला है जो लोग भाग गए हैं वो खुद ही जाने आखिर उन्हें किस बात से डर है। उनका कहना है वो दुखी नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वो लोगों का प्यार देख रहे हैं। अंडरलाइन बात जो उन्होंने कही है कि वही लोग डरे हुए हैं जो रेबेल ग्रुप के हैं, जो पार्टी छोड़कर दूर भाग गए हैं। अब शिवसेना के पास में इस वक्त एक जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को किस तरीके से रिग्रुप करे। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने पब्लिक एड्रेसेस शुरू किए हैं मुंबई में, अब बताया जा रहा है कि इसी तरीके की गैदरिंग्स ना सिर्फ मुंबई में बल्कि राज्य के अलग अलग इलाकों में भी होंगी, जिससे बताया जाएगा कि शिवसेना अभी टूटी नहीं है, शिवसेना हारी रही है और उसने लड़ाई को छोड़ा नहीं है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है फ्लोर ऑफ द हाउस में, कोर्ट में और सड़कों पे सब जगह शिवसेना को अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। पिता की तबीयत ठीक नहीं है और बेटे आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से मोर्चा वहां पर संभाल भी रहे हैं। वहां पर अलग अलग संबोधन कर रहे हैं, अलग अलग जो गुट हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शिवसेना के भीतर अलग अलग स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बातें कही हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये समझिए कि यहाँ पर 39 विधायक हो गए हैं अब एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन क्या 39 को पूरा यहीं पर माना जाए? क्योंकि वहां पर मुंबई में शरद पवार एक अलग दावा करते हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से अलग दावा किया जाता है कि एक बार सब मुंबई आ जाते हैं तो इनमें से कई जो हैं वो उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट जाएंगे। ये लड़ाई है सत्ता के संघर्ष की। ये लड़ाई है शिवसेना के वर्चस्व की। ये लड़ाई है महाराष्ट्र के सिंहासन की। ये लड़ाई है शिवसेना बनाम शिंदे सेना की। पार्टी एक है, आदर्श एक है, विचारधारा एक है, लेकिन विचारों के मतभेद ने जंग को सड़कों पर ला दिया है। एक तरफ बाला साहेब का बेटा है जिसे अपनी विरासत को बचाना है, दूसरी तरफ खुद को बाला साहेब का सच्चा सिपाही बताने वाला बागी जो नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है, जो बाला साहेब के बेटे पर बाला साहेब के दिखाए रास्ते से भटकने का आरोप लगा रहा है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात, आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर बागी विधायकों ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही संदेश देने की कोशिश की कि ये लड़ाई महाराष्ट्र की है, हिंदुत्व की है, जिससे उद्धव भटक चुके हैं। उधर उद्धव के सामने चुनौती पार्टी को बचाने की है, सत्ता को बचाने की है। ऐसे में बेटे ने भी कमान संभाल ली। जो भाग गए वो शर्मिंदा है,
हम क्या पार्टी करें? को रिक्रूट करने की आप में बड़ी जिम्मेदारी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मुझे लगता है कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं। शिवसेना एक और बातचीत का प्रस्ताव दे रही है तो दूसरी ओर धमकियों की किश्त भी जारी कर रही है। संजय राउत ने धमकी भरे अंदाज में ट्वीट किया कि कब तक गुवाहाटी में छिपोगे, चौपाटी पर तो आना ही पड़ेगा। थोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? गुवाहाटी में जमे बागी विधायकों ने होटल की बुकिंग 30 जून तक बढ़ा दी है, यानी उनके महाराष्ट्र लौटने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती। आज संजय राउत ने दावा किया कि गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के 3 फ्लोर बागी विधायकों ने बुक करा रखे हैं। राउत ने एक दांव खेला और रेडिसन ब्लू को मेल किया कि उन्हें महाराष्ट्र असम के टूरिज्म इवेंट के लिए 40 कमरे चाहिए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भी मेल भेजा कि वो उन्हें गुवाहाटी बुलाएं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। याद दिला दें कि शुक्रवार को हेमंता बिस्वा शर्मा ने उद्धव ठाकरे को न्योता दिया था कि वो छुट्टियां मनाने के लिए असम आए। कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते है कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा? तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है, गुवाहाटी का होटल में है, गुवाहाटी का जो एक बढ़िया लैंडस्केप है उसका आप एंजॉय कर रहा है। तो मैं तो बाकी एमएलएस का, सारा कंट्री का एमएलएस को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? बहरहाल महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। धमकियों का दौर जारी है। यहाँ चुनौती शिवसेना को बचाने की और सरकार बचाने की। दिल्ली से मिलन शर्मा और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट के जरिए महाविकास आघाड़ी पर वार किया है। क्या कहा है इन सारी चीजों में, सीधे आपको लिए चलते हैं पंकज उपाध्याय के पास। बताएं पंकज, किस तरह की बातें अब लिखी है? देखिए श्वेता, महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन भी तमाम जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 से 15 ऐसे बागी विधायक हैं जो उनके संपर्क में अभी भी हैं। यानी जब वो मुंबई आएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होने वाला है। अब इस लड़ाई में, इस राजनीतिक उठापटक में आखिर आगे क्या होगा, इसका क्लाइमेक्स देखना अभी बाकी है। वो क्लाइमेक्स शायद तब देखने को मिलेगा जब बागी गुट के नेता मुंबई आएंगे, क्योंकि बार बार तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि 10 से 15 ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं, उन्हें किडनैप किया गया है, वो मुंबई आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कौन जाने मुंबई आके आखिर क्या होने वाला है। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उनके भाई ने भी आज गुवाहाटी जाने के लिए संपर्क साधा है। हालांकि मैं कई बार सुनील राउत को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये भी रही, आदित्य ठाकरे के करीबी, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि 10 से 15 एमएलए के वो संपर्क में हैं, उदय सामंत जो कि आदित्य ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं और एमवीएस सरकार में वो मंत्री हैं, हायर एजुकेशन और टेक्निकल मंत्री हैं, वो भी गुवाहाटी चले गए। तो आखिर हो क्या रहा है, इस राजनीतिक असमंजस की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है कब क्या हो जाए, इसका कुछ अता पता नहीं है। एक तरफ से शिंदे कैंप है जो कि झुकने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ से शिवसेना का मुंबई का कैंप है जो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी लगा रहा है, दूसरी तरफ से डर भी बना रहा है क्योंकि उसको पता है जितने बागी विधायक हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में ही है। ये पूरा अनप्रेसिडेंटेड था श्वेता, हालांकि ये अनुमान भी लगाया जाता शायद ऐसा हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है फैमिलीज के लिए और उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब जो प्रोटेस्ट हैं ये पीसफुल नहीं रह गए हैं, हिंसा हो रही है। हिंसा आगे बढ़ेगी क्या, क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जैसा हमने देखा कि राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिखकर इस बात को लेकर चिंता जताई और उसके बाद
सीआरपीएफ की सिक्योरिटी की भी बात सामने आई है, लेकिन उन तमाम विधायकों के लिए न केवल जो शिवसेना के यहाँ पर हैं बल्कि जो निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर। मुनीश, वैसे तो एमवीए पर कई तरह के आरोप शिंदे गुट की तरफ से लगाए जाते रहे हैं और एक ही बात को लेकर ये सब अड़े रहे हैं कि इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना है और किसी चीज से उतना ऐतराज नहीं, बल्कि एमवीए को लेकर, महाविकास आघाड़ी के अपने बाकी पार्टनर्स को लेकर ही कि वो नैसर्गिक एक तरह से रिश्ता नहीं रहा है उन पार्टियों के साथ। और अब एक बार और एक नया प्रहार। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली गुट के अलावा अपना खुद का गुट बनाया हुआ है, एक बात वो लगातार कहते आ रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सिपाही हैं और वो हिंदुत्व को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और इसी के लिए बार बार उन्होंने अपने बयान में सिर्फ हिंदुत्व का जिक्र किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि वो एनसीपी को एनसीपी के साथ में जो शिवसेना का विलय हुआ था वो पहले दिन से उसके खिलाफ थे। एनसीपी ने दरअसल जो शिवसेना है उसका गला घोट दिया है, उसकी आत्मा का गला घोट दिया है, उन्होंने यह भी ट्वीट किया हुआ था। लेकिन अगर बात करें, वहीं शरद पवार ने भी आज एक दिल्ली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को इस बात से ऐतराज था कि शिवसेना का विलय क्यों हुआ, अलायंस गठबंधन बना क्यों एनसीपी के साथ में, तो 2.5 साल तक वो शांत क्यों थे। तो कुल मिलाकर शरद पवार ने बोला कि ये इसमें कोई दम नहीं है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर श्वेता आप देखें तो एकनाथ शिंदे की तरफ से यह भी बयान आया हुआ था कि अगर भविष्य में कोई अगर उनको सरकार में रहना है नहीं रहना है, उसको लेकर उनकी एक जो नेशनल पार्टी है उससे संपर्क है। तो सीधा सीधा जो इंडिकेशन है वो ये जा रहा है कि आगे हो सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे कामयाब रहते हैं अपनी रणनीति में तो बीजेपी के साथ में वो गठबंधन बनाकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन अब चूंकि कानूनी पेच इसमें फंस चुका है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा नहीं तब तक स्थिति साफ नहीं होगी। राज्यपाल जो हैं आज उन्होंने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र उन्होंने लिखा मुंबई पुलिस कमिश्नर को, उन्होंने कहा कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर उसके साथ साथ डीजीपी को महाराष्ट्र के, और लिखा कि जो एमएलएज हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। 2 ऐसे एमएलएज हैं जिनके बारे में उनको जानकारी मिली है कि उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, तो उनके परिवार वालों के लिए वो तुरंत कड़े कदम उठाएं। उसके अलावा उन्होंने जो गृह मंत्रालय है, सरकार है, केंद्र है, उनको भी एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जो 47 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में हैं, उन सभी के परिवारों को सुरक्षा देनी चाहिए। और आज ही के दिन जो 15 विधायक जिनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहले से ही नोटिस डिप्टी स्पीकर ने महाराष्ट्र के दिया हुआ है, उनको 15 लोगों को सरकार की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा भी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल भी एक्टिव हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि राज्यपाल की भूमिका आगे महाराष्ट्र की राजनीति में और सरकार में बहुत ज्यादा रहेगी। बहुत ज्यादा रहेगी। अभी तक बीमारी के कारण हम इतनी भूमिका नहीं देख रहे थे, लेकिन अब देखिए अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं, अब यह है कि अब आगे ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। ये भी गतिरोध सा जो हो गया था, केवल बयानबाजी, हालांकि जो हमने आपको बताया था कि मायानगरी में ये पूरा मामला चल रहा है तो डायलॉगबाजी भी उतनी ही हो रही है। आदित्य ठाकरे की बातें हमने आपको सुनाई थी, एक बार फिर सुन लीजिए उन्होंने किस तरह के डायलॉग्स मारे। म्हणजे मला आता येताना थोडा डायलॉग थोडा मी ऐकत होतो, आठवत होता मला तो डायलॉग, मला वाटतं दिलवाले मधला आहे, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। कारण हिम्मत असती, जर हे वाद असते तर पळून गेलेच नसते। आज पण मी चॅलेंज दिलेलं आहे तुमच्या समोर आणि तुमच्या साक्षीने चॅलेंज देत आहे की चला एक तर ज्यांना परत यायचं आहे, कारण मला माहिती आहे 10-12 जे फुटीर आहेत ते आहेत, पण त्याच्यातून 15-16 असे आहेत जे अजूनही तिथे त्रासलेले आहेत, किडनॅप झाल्यासारखे आहेत। बरं ह्यांना काय वाटलेलं, पहिलं हे जातील एकदम शान मध्ये, थाटात जातील, जसं इथे वागायचे, आपण जशी वागणूक द्यायचो, सगळे जाऊन पाया पडतायत, सगळे जाऊन भेटतायत, सगळे जाऊन बोलतायत, तसं नाही झालं। की असल्या विकाऊ माणसांबरोबर जे स्टेजवर हिंदू का राजा बैठा है, हिम्मत हो तो आजा, आणि काय शेरोशायरी करायचे, शिवसेनेबद्दल करायचे। ओ खरी ताकद ही आमच्या शिवसैनिकांमध्ये आहे, तुमच्यामध्ये कुठे आहे? परवाकडे माझ्या गाडीत बसलेले इथून हॉटेलला जाताना थरथरत होते, मला वाटलं मला घाबरून थरथर होते, नंतर कळलं कशाची भलत्याची वेळ झालेली म्हणून थरथरत होते। पंकज, झगड़ा ही सारा डायलॉग को लेकर रहा, मोनोलॉग रहा, डायलॉग नहीं रहा।
जब एकनाथ शिंदे की ओर से ये सारी चीजें उस चिट्ठी में लिखी गई उन बागी विधायकों द्वारा कि इतने सालों से हम अपनी बात लेकर आते थे, आप हमारी बात सुनते नहीं थे, तो अब जो है वो डायलॉग केवल आदित्य ठाकरे हो, संजय राउत हो, उनकी तरफ से तो सारे डायलॉग मारे जा रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई डायलॉग के जरिए इसका कोई समाधान निकलेगा? और क्या वो समाधान चाहते हैं या फिर बस इसे और आगे बढ़ाते रहना इस झगड़े को? वो सोच रहे हैं कि समाधान है ही नहीं कोई। श्वेता, इस कहानी के इतने पहलू हैं, इतनी बातें सामने आ रही हैं, किस पे विश्वास किया जाए, किसकी बातों पे विश्वास किया जाए, किसकी बातों को सच्चा माना जाए, किसको झूठा माना जाए। क्योंकि आज तो आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि मई के माह में एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने बुलाया था और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर भी दिया था। तो अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस बारे में कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। अब ये बात भी सच है कि जब 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हो रहा था, सबसे पहले शिवसेना की तरफ से अगर कोई नाम सामने आया था मुख्यमंत्री पद के लिए, वो एकनाथ शिंदे का ही था। वो तो सोनिया गांधी ने और शरद पवार ने अपनी ये जिद रख दी थी, बात आगे रख दी थी कि अगर इस सरकार को चलाना है, इन तीनों दलों की सरकार को चलाना है, तो फिर उद्धव ठाकरे को ही कमान सौंपनी पड़ेगी। ये तो बड़ा सच है। और जब शपथ भी ली गई थी, उसके उद्धव ठाकरे के बाद अगर किसी शख्स ने शपथ ली थी तो वो एकनाथ शिंदे ही थे। यानी शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे का कद रहा है वो काफी ऊंचा रहा है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके आगे के इलाके किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं सभी को पता है। थाने उनका गढ़ है, सभी को पता है। उनके सुपुत्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी को पता है। यानी चाहे नेता है, राजनीतिक पार्टी है, उसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो सत्ता ही है, पावर ही होता है। इस बीच में आपको एक खबर और बता दूं, ये आ रही है कि थाने इलाके से, जैसा कि मैंने कहा, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर भी क्राउड जो है, समर्थक जो है वो उग्र हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने शिवसेना के नेता संजय राउत का वहां पर पुतला फूंक डाला है, जहां अब हिंसा हो रही है। अब ये सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही है, शेरो शायरी नहीं हो रही है, फिल्मी डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे हैं, बल्कि जो उग्र शिव सैनिक हैं दोनों खेमों से, सेना बनाम सेना, अब वो सड़क पे उतर गए हैं। मुंबई में हिंसा हो रही है। आज तो बाइक रैली निकाल दी गई और जितने फैमिली, जो बागी नेता के फैमिलीज हैं, उनके घर के सामने से बाइक रैली निकाली गई है। यानी इंटिमिडेशन टैक्टिक्स भी अपनाई जा रही हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। ये हिंसा बढ़ती जा रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, डीजीपी महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी है। 38 + 2 और 7 यानी 47 है। 38 शिवसेना के, 2 प्रहार पार्टी के और 7 इंडिपेंडेंट से कहा है इनको सिक्योरिटी दीजिए, इनकी जान को खतरा है। इससे पहले ही बागी गुट ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने कई हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी को हटा दिया था, उसमें सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया और रेफरेंस भी दिया। यानी ये कहानी खत्म कहां हुई है, ये कहानी से राजनीतिक नहीं रह गई है। सत्ता को हासिल करने के लिए सत्ता कि राजनीति का समाधान कम से कम राजनीति के जरिए ही निकलना चाहिए। उसे लेकर आप तमाम तरह की बहस कर सकते हैं, लेकिन हिंसा चाहे किसी भी पक्ष की तरफ की जाए, हिंसा की जगह बिल्कुल भी नहीं है। अनुपम, क्या जो बागी विधायक हैं वो अपने परिवारों को लेकर चिंता में है यहाँ गुवाहाटी में बैठे हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह की घटनाएं आज घटी, आज सुबह से जिस तरह के हमले या जिस तरह का की उग्र हिंसा हमने देखी, उसके बाद से ही यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि जो विधायक हैं वो चिंतित है अपने परिवारों के लिए, क्योंकि जिस तरीके के बयान पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं शिवसेना की ओर से, उसके बाद ही ये चिंता जाहिर होनी शुरू हो गई थी। और आज जब उसका एक्शन शुरू हो गया तब ये चिंता जाहिर हो गई। और जो मीटिंग हुई 2 बजे के आसपास, उसमें ये चिंता जाहिर की गई कि यहाँ पर हम बैठे हैं, वहां पर हमारे परिवार बैठे हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं, चाहे जितनी भी आप सुरक्षा दीजिए, लेकिन ये स्थिति तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की ओर से लगातार उनसे कहा गया, भरोसा दिलाया गया, आश्वस्त किया गया कि चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। 30 तारीख तक जो यहाँ पर स्टे है वो बढ़ाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 30 तारीख तक ही यहाँ पर रुके, क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल जो सुनने में आ रहा है कि संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी गवर्नर से सीधे तौर पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में हो सकता है कि 1-2 दिन में भी ये यहाँ से निकले, वो कल की परिस्थितियों के बाद साबित होगा। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को जब इनको ले जाना है तो उनकी चिंता को लेकर बात करनी भी बहुत लाजमी थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने बार बार कहा कि आप लोग चिंतित मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत, हम वहां पहुंचेंगे, वहां जाएंगे और वहां पर सुरक्षा का समुचित इंतजाम किया जाएगा जिस पल हम वहां पहुंचेंगे। और मुंबई से लेकर फ्लोर टेस्ट तक सब कुछ बेहद सुरक्षित तरीके से होगा। ये एक as a whip or anybody, it is only the duty of the political party, not anybody else. सेक्शन 10 को लेकर अगर बात करें कि पैरा 10 को लेकर बात करें तो पैरा 10 के तहत क्या जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों में स्थिति पैदा हो सकती है? नहीं, 10th शेड्यूल is very clear
and 10th schedule almost para 3 and other things are removed. Para 4 is not accepted because they have not merged with BJP or anybody. Therefore, absolutely the speaker has power. They are all, even in this that 50 or 40 or whosoever, are all members of Shiv Sena only. The speaker has every right, and the leader of the house has every right, and the whip of the political party has every right to complain against for the disqualification of those. विप को भी चैलेंज किया सर, विप जो बनाया गया है उसको भी चैलेंज किया गया, कैसे विप? कोई चैलेंज नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टी का विप है, पॉलिटिकल पार्टी का विप में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर की तरफ से सर 2 दिन का ही वक्त दिया गया था, इस चीज को लेकर भी कहा गया कर सकते हैं। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 48 आवर्स का बस है बोले। तो डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं उनकी बातों को आप सुन रहे थे, वो अपनी तरफ से अपना रुख सामने रख रहे थे, लेकिन देखिए मुनीश, मामला तो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो भले ही अभी डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं वो अपनी तरफ से ये सारी चीजें भले ही कहें कि नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर इस समय अगर हम इस तस्वीर को फिलहाल देखें तो ये समझ में आता है कि शिंदे गुट की तरफ से भले ही जो अपनी रणनीति है वो पूरी तरीके से बार बार बदली गई है, लेकिन शिवसेना की ओर से बस 2 ही चीजें हुई हैं, पहले संयम, कुछ नरम रुख, और उसके बाद अचानक ये उग्र प्रदर्शन। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जब शुरुआत हुई थी तो उसके 2 दिन तक लगातार ये बयान आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से बातचीत की है, लंबी बातचीत की है, 1 घंटे की बातचीत हुई है, 20 मिनट की बातचीत हुई है। संजय राउत ने भी लगातार ये बयान दिए कि एकनाथ शिंदे जो हैं हमारे परिवार के हैं, हमारा खून का रिश्ता है और हमारे बीच में भले ही मनमुटाव हो सकते हैं लेकिन वो भी शिव सैनिक है, हम भी शिव सैनिक हैं। तो लगातार शुरुआत के 2 दिनों में बातचीत के जरिए इस मामले को सोच रही थी उस वक्त उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुट के जो नेता हैं कि हो सकता है बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने इस बात को साफ कर दिया, इस तरह की अटकलें आई कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के जो भी ऑफर थे, सीएम बनने से लेकर तो डिप्टी सीएम, सारे जो ऑफर थे उसको जब ठुकरा दिए, तब एक बार ये साफ हो गया उद्धव ठाकरे को भी और उद्धव ठाकरे के साथ जो बाकी उनके गुट के नेता हैं कि अब एकनाथ शिंदे तो वापस फिलहाल नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ और धमकियों के सिलसिले में सबसे पहली जो रणनीति थी शिवसेना की कि 16 ऐसे बागी नेता एकनाथ शिंदे को मिलाकर ऐसे निकाले गए जिनके खिलाफ में एक नोटिस दिया गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। डिस्क्वालीफाई करने का सबसे बड़ा जो नोटिस भेजने का जो सबसे बड़ा वजह था वो यही था कि जो बाकी के वहां पर बागी विधायक हैं उनके मन में डर हो, क्योंकि कभी भी कोई विधायक नहीं चाहता है कि उसको बागी करार दिया जाए या रिबेल करार दिया जाए। तो ये उनकी रणनीति थी। अभी तक भी श्वेता पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार हमने बयान देखा हुआ है और पंकज उपाध्याय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ महाराष्ट्र की उथल पुथल है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी के 2 अहम गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी और ये कहा कि आज के दौर में गढ़ होता नहीं है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अपनी खुशी कैसे जाहिर कर रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी एवं सुनील बंसल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले चुनाव में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से हासिल की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है,
और कानून का राज स्थापित है। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया है। जो माफिया कभी पहले दंदनाते घूमते रहते थे, वे आज जेल की हवा खा रहे हैं। जो भय का वातावरण बनाते थे, वे आज खुद भयभीत हैं और विकास की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर जीत के साथ साथ त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को 4 में से 3 सीटें पर भव्य जीत मिली है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब भी बड़े अंतर से जीते हैं। मैं उन्हें जीत की बधाई देते हुए त्रिपुरा की जनता को नमन करता हूं एवं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाजपा को लगातार ऐतिहासिक जीत मिल रही है। उसके लिए भी मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से देश के कोने कोने से जनता एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत और बहुमत दे रही है, यह दर्शाता है कि देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की नीति, रीति, गरीब कल्याण योजनाएं एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लागू की गई नीतियों में गहरी आस्था भारत की जनता व्यक्त करती है। मैं पुनः एक बार उत्तर प्रदेश एवं त्रिपुरा की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।